Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Hayan Khan and I am a first year medical student at the Bacha Khan Medical College. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने MDCAT 2025 के लिए इंग्लिश को इन द बेस्ट वे किस तरह प्रिपेयर करना है ताकि आपके उसमें से मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। ये एक ऐसी वीडियो है कि जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बैक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर MDCAT इन 2024, क्योंकि इंग्लिश ने मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया था और यूट्यूब पर कुछ खास वीडियो थी नहीं इंग्लिश के हवाले से जो मुझे बता सके कि इंग्लिश में क्या चीज़ मैंने प्रिपेयर करनी है और किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। सो लकी फॉर यू गाइज, मैंने ये वीडियो बनाई है, आप इसको पूरा देखें। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने भी की थी और जो आज भी MDCAT के एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि वो MDCAT को लाइट लेते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते और इसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। वो मैं समझता हूँ कि अगर तो आपने इंग्लिश को लास्ट के लिए छोड़ा और इंग्लिश को आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया कि ये एक इजी सब्जेक्ट है, तो ये आपके हल की हड्डी ज़रूर बनेगा। इंग्लिश बाय इटसेल्फ मुश्किल नहीं है, बट ये चीज़ इसको काफ़ी मुश्किल आपके लिए बना लेगी क्योंकि लास्ट में फिर आपसे ये चीज़ प्रिपेयर नहीं होने वाली। तो बेहतर तरीका यही है कि आप आज ही से इसको डेली 30 मिनट्स का टाइम दें, तो दैट इज़ मोर देन इनफ और इससे आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। और इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि 18 MCQs आपका एडमिशन करा भी सकती है और आपका एडमिशन ख़राब भी कर सकती है। तो इसलिए आपने इन 18 MCQs को लाइट नहीं लेना और आज ही से सीरियस होके ओनली 30 to 40 मिनट्स अगर आप इंग्लिश को देंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। सबसे पहले इसके सिलेबस के ऊपर आते हैं कि सिलेबस हमसे क्या कह रहा है कि हमने क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो सिलेबस को अगर हम खोलेंगे वही 2023 का सिलेबस, अभी तक 2025 का सिलेबस नहीं आया, तो हमने वही पुराना सिलेबस इस्तेमाल करना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपको बताई गई है कंप्रीहेंड की वोकैबुलरी, यानी कुछ वर्ड्स होंगे उसके आपको मीनिंग ज़रूर आने चाहिए, उनके आपको एंटोनिम्स आने चाहिए यानी मुतज़ाद अल्फाज, और उनके आपको सिनोनिम्स आने चाहिए। आपसे इस चीज़ के ऊपर पेपर में MCQ ज़रूर आएंगे। देखिए, बेंचमार्क में आपसे वो लोग कह रहे हैं कि यूज़ वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ की वोकैबुलरी। ये आपको स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं कि आपने किस तरीके से वर्ड्स की मीनिंग को फाइंड करना है। सबसे पहले ये लोग कह रहे हैं कंटेक्चुअल क्लूज होंगे, यानी वर्ड को आपके लिए एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया जाएगा, उसका एक कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया जाएगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट पे गौर करके आप उस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज, यानी आपको पहले से ही उस वर्ड का मीनिंग पता हो फ्रॉम प्रायर नॉलेज, जितनी एजुकेशन आपकी हो चुकी है या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने वो वर्ड्स सुने होंगे। मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड फोनिक्स, फिर ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं कि जब आप वर्ड को देखते हैं और उसके साउंड्स पे गौर करते हैं तो आपको उसकी मीनिंग का पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको वर्ड्स के मीनिंग्स आने चाहिए, वर्ड्स के एंटोनिम्स आने चाहिए, वर्ड्स के सिनोनिम्स आने चाहिए। तो रिसोर्सेज के ऊपर आने से पहले मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि वोकैबुलरी से किस तरह के MCQs आते हैं। पहला MCQ है, द डिटेक्टिव noticed a subtle change in the suspect's tone when he asked about his whereabouts on the night of the crime, which hinted at something more significant. अब आपसे कहा गया है व्हाट डज सटल मोस्ट लाइकली मीन। ये क्या है? कॉन्टेक्सचुअल क्लू आपको दे दिया है। इस सटल को उन्होंने आपके लिए सेंटेंस में यूज कर दिया है, तो अब आपने सटल का मीनिंग फाइंड आउट करना है। स्लाइट जो है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो ये एक तो ये है कि आपको सटल का पता हो कि सटल का अपना मीनिंग क्या है, और एक ये है कि सटल चूंकि यहाँ पर इन्होंने यूज़ कर दिया है तो सेंटेंस से आप उसका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं, और ये MCQ आपका इस तरह सही हो सकता है। इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। डिस्पाइट द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन शी रिमेन्ड डैश कामली असेसिंग हर ऑप्शंस बिफोर डिसाइडिंग। अब देखें, कुछ MCQs इस तरह आते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, बट उस वर्ड का मीनिंग इन्होंने आप लोगों को इधर दे दिया है कि इस वर्ड का ये मीनिंग बनता है कामली असेसिंग हर ऑप्शन। तो आपने इस चीज से जज करना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट बैठता है। अब एक है कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब भी कामनेस होता है, तो ये जब आपको पता होगा तब ही आप इसको इस MCQ को करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ ट्रिक्स हैं अगर तो आपको कंपोज्ड का मीनिंग ना पता हो। ये मेरे पेपर में ये MCQ आया था एंड आई डिडंट न्यू कि कंपोज्ड का क्या मतलब है। बट एरेटिक ज़रा नेगेटिव वर्ड लगता है, फ्रैंटिक ज़रा नेगेटिव वर्ड लगता है, हिस्टेरिकल ज़रा नेगेटिव वर्ड लगता है। तो यहाँ पर नेगेटिवनेस की बात नहीं की गई, यहाँ पर कामनेस की बात की गई है।
सो मुझे बेटर ऑप्शन इन सब में से कंपोज्ड लगा एंड आई चोज्ड इट, और वो आखिर में करेक्ट ही निकला। तो ये कुछ क्लूज होते हैं कंटेक्स्ट से कि आपने वोकैबुलरी को किस तरह फाइंड आउट करना है। अब कुछ एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं कि आपको उन्होंने सेंटेंस में यूज नहीं किया होता, बस आपसे डायरेक्ट कहते हैं कि फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ इलेटेड। अगर आपको इलेटेड का मतलब पता हो तो आपने इन वर्ड्स में से उस इलेटेड का मतलब फाइंड आउट करके वो टिक कर देना है। लेकिन अगर आपको इनका मतलब ना पता हो तो आप जरा ऑप्शंस पे गौर करें। ऑप्शंस में एक है कंफ्यूज्ड, एक है डिसअपॉइंटेड, एक है नर्वस। ये तीनों ऑप्शंस एक जैसे हैं, इनका एक तकरीबन तकरीबन एक ही मतलब बनता है, लेकिन जो ओवरजॉयड है वो 180 डिग्री पर ऑपोजिट है इन सब से। तो इनमें से दो ऑप्शंस तो ठीक हो नहीं सकते, तो जो चीज ऑपोजिट है वही ठीक होगा यहाँ पर। तो इलेटेड का मतलब होता है ओवरजॉयड। ये एमसीक्यू भी मेरे पेपर में आया था एंड मुझे नहीं पता था कि इलेटेड का क्या मतलब है, बट मैंने इन चीजों के ऊपर गौर किया और यहां से मुझे पता चला कि ओवरजॉयड ही इसका सही आंसर बनता है। अच्छा, तो रिसोर्सेज के ऊपर आते हैं कि अब वोकैबुलरी को आपने प्रिपेयर कहाँ से करना है और किस तरह से करना है। तो सबसे पहले रिसोर्स है सलमानुल वहीद की एक वोकैबुलरी की बुक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें 212 वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स के सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स और उनकी उर्दू की मीनिंग्स उन्होंने दी है। मार्फोलॉजी, सिंटेक्स और फोनिक्स भी हैं उसमें। अच्छा, वोकैबुलरी को प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि आपने दिन के 5 to 10 वर्ड्स इस किताब में से याद करना है। और याद करने के लिए आसानी, अगर आपको याद नहीं हो रहे हों तो एक वेबसाइट है निमोनिक डिक्शनरी। सही है, निमोनिक डिक्शनरी में आप जाएंगे, आप उस वर्ड को सर्च करेंगे तो वो आपको कुछ निमोनिक्स देंगे। उस निमोनिक्स के जरिए आप काफ़ी आसानी के साथ उन वर्ड को याद कर सकते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव है डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें आपसे दो चीज़ें कही गई हैं, एक है टेंसेज और एक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। और कंटेंट में क्या कहा गया है, ऑल प्रेजेंट पास्ट टेंसेज। तो आपने टेंसेज को प्रिपेयर करना है, द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज उनको प्रिपेयर करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस को प्रिपेयर करना है, क्लॉजेस एंड फ्रेगमेंट्स को आपने प्रिपेयर करना है। और बेंचमार्क में आपसे कहा गया है कि इससे किस तरह के एमसीक्यूज बनेंगे। तो आपसे कहा गया यूज करेक्ट टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन राइटिंग। आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, उनमें से आपने करेक्ट को चूज करना होगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसमें आपने करेक्ट टेंस को पुट करना होगा। ये चीज हो गई। इसके अलावा आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, उन सेंटेंस में से आपने गलत सेंटेंस को चूज करना होगा कि ये गलत है। एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। ही इज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, यहां पर काम खराब कर दिया। अब ही इज गोइंग कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट में, और यस्टरडे पास्ट वाला आ गया, तो ये चीज नहीं हो सकती। आई हैड बिन वेटिंग फॉर द बस एंड इट अराइव्स। अब यहां पर आई हैड बिन पास्ट परफेक्ट की बात है और इट अराइव्स प्रेजेंट सिंपल की बात की गई है। सो ये जब आप टेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टेंस को आप किस टेंस के साथ यूज कर सकते हैं और किस टेंस के साथ नहीं यूज कर सकते। शी विल फिनिश हर होमवर्क बिफोर शी वेंट टू बेड, यहां पर इस वेंट ने काम खराब कर दिया। एंड दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये करेक्ट है इनमें से, तो इस पर आपने टिक कर देना है। एक नेक्स्ट एमसीक्यू ये है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इनमें से 3 गलत हैं और एक सेंटेंस ठीक है, तो आपने उसको चूज करना है। तो इसमें से सही ऑप्शन सी वाला ही है। तो आपको टेंसेस आने चाहिए और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब आते हैं कि इनको प्रिपेयर करने के लिए अपनी रिसोर्सेज कौन सी यूज करनी है। तो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा सलमानुल वहीद की केमिकल ग्रामर की बुक। आई हैव पर्सनली यूज दिस बुक। अच्छा, आपको अगर फ्री लेक्चर्स चाहिए तो वो मैं नीचे एक ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसमें किप्स के इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, तो वो आप वहाँ से पूरा कोर्स है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस के साथ कोई बंदा सिखाए इंग्लिश, तो फिर और वो पैसे भी दे सकता है। तो ग्राम लॉजिक एक ऑनलाइन एकेडमी है जो कि सिर्फ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के क्लासेस देते हैं, तो वो आप लोग बाय कर सकते हो। फॉर रजिस्ट्रेशन आपने इस नंबर के साथ कांटेक्ट करना है, और अगर तो आप ये प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं हयान 100, तो आपको 300 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। ये मंडे के दिन मुझे अप्रोच हुआ ग्राम लॉजिक वालों की तरफ से, और उन्होंने कहा कि हमारी प्रमोशन करा दे। तो मैंने कहा कि मुझे एक्सेस दे दें आप अपने कोर्स का, ताकि मैं देख सकूं कि कोर्स रियली वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं। तो जब मैंने कोर्स देखा तो आई रियली लाइक्ड इट। थर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ
कि डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ये वही बात की गई है। इसके अलावा यूज ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंक्चुएशन वाला, तो ये चीज आपने मिस नहीं करनी, पंक्चुएशन के ऊपर आपने फोकस करना है। बेंचमार्क में आपसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई सेंटेंसेस विद करेक्ट ग्रामेटिकल एंड स्टाइल स्ट्रक्चर्स, यानी वही बात है, आपने सही सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई सेंटेंसेस विद इनकरेक्ट ग्रामेटिकल एंड स्टाइल स्ट्रक्चर, गलत सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई यूज एन अप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन सच एज सेमीकोलंस, कॉमास इन ए सीरीज, अपोस्ट्रोफीज, पोजेसिव्स, प्रॉपर नाउन्स एंड एब्रीविएशंस। क्या चीज है, गलत चीजें इस्तेमाल की होंगी, आपने मिस्टेक्स को फाइंड करना है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस करेक्टली। द टीचर आस्क्ड डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो इनमें से आपने सही पंक्चुएशन के साथ जो सेंटेंस है उसको आपने चूज करना है, ये वाला करेक्ट है, और अब आप इस पे सोचें कि ये क्यों करेक्ट है। इसके बाद आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रूल्स हैं जो रूल्स आपने सीखने होंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने रिसोर्सेज नहीं लिखे क्योंकि रिसोर्सेज वोकैबुलरी के बाद सलमान उल वहीद की बुक, किप्स के लेक्चर्स और ग्राम लॉजिक, ये सारों के साथ सेम है। अच्छा, आर्टिकल्स हैं और प्रीपोजिशंस हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आपने फोकस करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सीख लेने हैं। बेंचमार्क में फिर वही बात की गई है, यूज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपने उसमें से या तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसमें से आपने करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इस्तेमाल करना होगा, या फिर गलत चीज़ें होंगी उनमें से आपने सही चीज़ को चूज़ करना होगा, या फिर सही चीज़ें होंगी उनमें से आपने गलत चीज़ को चूज़ करना होगा। तो वो डिपेंड करता है एमसीक्यू पर। एग्जाम्पल है, डू यू यूजुअली टेक अ बस डैश द मार्केट, ये प्रपोजिशन का एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो इसमें टू सही आता है, डू यूजुअली टेक अ बस टू द मार्केट, ये ऑप्शंस गलत हैं। तो ये जब आप प्रपोजिशन को प्रिपेयर करेंगे तो ये आपको पता चल जाना है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है कि डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस आर शॉर्ट रिटन टेक्स्ट। फिर वही बात कि मिस्टेक्स, इन्होंने चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीटिशन दी है। दीज एरर्स कुड बी इन सेंटेंसेस, बी ऑफ इनअप्रोप्रिएट वर्ड ऑर्डर एंड वोकैबुलरी, यानी आपको सेंटेंस दिया होगा, मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर इन वर्ड ऑर्डर, स्टाइल और वोकैबुलरी। तो सोचते हैं, ही हैज़ अ टैलेंट फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ये तो मुझे सही लगा है। शी इंजॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड टू पैंट, यहाँ पर वर्ड ऑर्डर में गलती है कि जब इन्होंने रीडिंग एंड राइटिंग यूज़ किया तो फिर टू पैंट नहीं यूज़ करना चाहिए, यहाँ पर पैंटिंग आना चाहिए था। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है तो इनकरेक्ट बी वाला ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एरर को फाइंड कीजिए। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये भी सही है, और दे क्विकली अडॉप्टेड टू द न्यू एनवायरनमेंट, ये भी सही है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव नंबर 6, डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड शॉर्ट रिटन टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, आपने उन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पेपर में ये आया था, ये एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है और लास्ट में उन्होंने कहा कि बेस्ड ऑन द पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, यानी इससे क्या चीज़ अखज़ की जा सकती है। तो जो चीज़ इनसे अखज़ की जा सकती है वो आपने चूज़ कर लेनी है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। अच्छा, इस पूरे सिलेबस का अगर हम खुलासा निकालना चाहें तो वो ये है कि आपने वोकैबुलरी को प्रिपेयर कर लेना है, टेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स में कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आपके सिलेबस में इन चीज़ों की बात की गई है, तो ये चीज़ें तो आपने ज़रूर ज़रूर प्रिपेयर कर लेनी है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि हैं एक्टिव पेसिव वॉइसेस और एक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले आपने इन 10 चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है, ये फिर जब आपके पास टाइम रह जाए उसके बाद आपने एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर आना है। फर्स्ट आपने एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं करना क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन करना आपने इसलिए है बाद में क्योंकि बाज़ औक़ात इससे एमसीक्यू आ जाता है। अभी जो सज़ैब एमयू का टेस्ट हुआ था तो उसमें यहाँ से एमसीक्यूज़ आए थे और ये एक ऑब्जेक्शन था कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आए हैं। तो अगर तो आप कर सकते हैं तो कर लें, अच्छी चीज़ है। एडवाइसेस जो मैं आपको देना चाहूँगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। लास्ट में फिर
इंग्लिश आपके हल की हड्डी ज़रूर बनेगा। लिख के ले लो मुझसे। एंड गिव एज मैनी मॉक टेस्ट एज यू कैन। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मॉक टेस्ट से आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होती है एंड यू लर्न हाउ टू ऑपरेट इन पैनिक एंड हाउ टू हैंडल प्रेशर। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है। एंड यूज़ मिनिमम रिसोर्सेज, ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, इस पर आप ज़रूर अमल करें। अब इस पूरे वीडियो में मैंने आपको बहुत कम रिसोर्सेज के बारे में बताया है और मैंने जानबूझकर ये बताया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। थोड़े से रिसोर्सेज और जो नेसेसरी रिसोर्सेज हों उनको पकड़ के उनसे इंग्लिश को प्रिपेयर करें। अगर तो आप ज़्यादा बुक्स की तरफ जाएंगे और एक चीज़ और दूसरी चीज़, तो आप कंफ्यूज होंगे और आपका एमडीकेट इंग्लिश में फिर कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। तो ज़रूरी यह है कि एक चीज़ को चूज़ करें, छोटी सी चीज़ को, और उसके पीछे फिर लग जाएं। फोर्थ जो एडवाइस है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, दैट इज़ कीप अ मार्जिन ऑफ फेलियर। आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया था कि आपके 18 में से 18 मार्क्स आ जाएं, बट मैं आपसे कहता हूं कि आपने गोल रखना है 15 आउट ऑफ 18 और 3 MCQs का आपने मार्जिन रखना है फॉर फेलियर। देखिए जो वोकैबलरी के क्वेश्चंस हैं ना, वोकैबलरी में से तकरीबन आपके 3 MCQs आ जाएंगे, तो वो लक बेस्ड है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और ऐसे वर्ड्स आए कि जिनकी मीनिंग का आपका पता हो, तो आपके 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो फिर आपके 15 मार्क्स आएंगे और आप 15 मार्क्स को एक्सेप्ट करें, क्योंकि 15 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये 3 MCQs आप खैर फेलियर के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये लक बेस्ड है ना, तो आपका इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो अगर आपसे गलत होते हैं तो खैर है, ये चीज़ आपको पैनिक होने नहीं देगी। अगर कोई इस तरह का MCQ आता है कि जो आपको ना आता हो, तो उस वक्त आप पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर दिया है कि 15 मार्क्स आर मोर देन इनफ इन इंग्लिश। सही है। तो ये 3 अल्लाह की रज़ा के लिए इन 3 मार्क्स को आप छोड़ दें और आप अपने लिए 15 ही का गोल रखें एंड उसके 15 के बाद जितने मार्क्स आपके आते हैं दैट इज़ बोनस, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।